हेलो फ्रेंड्स। और आप देख रहे हैं ऊषा स्टडी पॉइंट में पॉलिटिकल साइंस अर्थात सिविक सब्जेक्ट है अपना। और इसमें हम एमसीक्यू देखते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, सॉल्व करते हैं हम इसे। इसमें जो क्वेश्चन है वो लिए गए हैं टीजीटी से, पीजीटी से, जीआईसी से और जीडीसी से। और इस प्रकार ये आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए भी अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि जो सिलेबस है वो मोर देन 80% सेम है। और जो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एक लेवल है वो इन उपरोक्त एग्ज़ामों के अपेक्षा थोड़ा हाई होता है। लेकिन आप अगर ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, आप पेपर सॉल्व करते हैं, तो आपको पता होगा कि यदि आप टीजीटी पीजीटी के 4 क्वेश्चन मिला दें तो यूजीसी नेट जेआरएफ का एक क्वेश्चन बन जाता है। या ऐसे कहें कि यूजीसी नेट जेआरएफ के एक क्वेश्चन को पकड़ के उन्हीं विकल्पों में से दो तीन क्वेश्चन जो है टीजीटी पीजीटी के वन लाइनर बनाए जा सकते हैं आसानी से। तो इस प्रकार आप अगर ये सॉल्व करते हैं तो आपको इन सभी परीक्षाओं में जो है हेल्प मिलेगा, उपयोगी होगा, क्योंकि सिलेबस सेम है और हम आसान से कठिन की ओर चलेंगे। नेट जेआरएफ के लिए स्पेशल अलग से जो है वो वीडियो बनेगा, पर अभी आप ये जो देख रहे हैं बेसिक, ये आपके नेट जेआरएफ के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। क्योंकि अगर आपने ये सारी परीक्षाएं दी हैं 2021-22 में, तो आपने देखा होगा कि जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल का एग्ज़ाम हुआ या टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत से जो है क्वेश्चन आए थे उन विकल्पों में से। तो आप देखते हैं कि दोनों का सिलेबस एक दूसरे को क्लैश करता है, तो इसलिए ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो आज हम इसमें अराउंड 50 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध, या सबका सबके विरुद्ध युद्ध था प्राकृतिक अवस्था में। तो ये स्टेटमेंट जो है हाब्स का है, फेमस कथन है। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि लाभ के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि, लोगों ने समझौता क्यों किया था? ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को, तो इसमें सही आंसर सी है, लगभग सभी अधिकार जो है सौंप दिए। और कुछ टाइम के लिए मैं एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, ताकि किसी को पढ़ना हो तो वो जो है पॉज करके पढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। ये कथन जो है किसका है? तो ये कथन जो है रूसो का है। सही आंसर सी हो जाएगा। हम एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दिखाते जाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन का महत्व तो है, पर कहीं इससे अधिक जो महत्व है वो है एक्सप्लेनेशन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। कौन सा कार्य करने का प्रयत्न करता है? राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाना, राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना, यथा स्थिति का औचित्य स्थापित करना, क्रांति द्वारा समाज में आमूल परिवर्तन लाना। तो सही आंसर बी हो जाएगा। राजनीतिक बाध्यता के आधार की ये व्याख्या करता है कि राजनीतिक बाध्यता क्यों है, क्योंकि सामाजिक समझौता व्यक्ति ने आपसी जो है सहमति से की है कि हाँ, हम राज्य की आज्ञा का पालन करेंगे। तो राज्य की बाध्यता का आधार ही है कि व्यक्ति ने ऐसी सहमति व्यक्त किया है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। लॉक का एक देखिए स्टेटमेंट दिया है। जॉन लॉक ने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में राजनीतिक बाध्यता की व्याख्या करते हुए ये बताया कि यह व्यक्ति की स्वयं की कल्पना व सहमति है कि वो राज्य की नियमों का जो है पालन करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया? सामाजिक समझौते के, तो ये जो है हाब्स का कथन है। बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 40 का। एक्सप्लेनेशन आप एक बार देख सकते हैं कि संप्रभुता के साथ जो है सामाजिक समझौते को यदि किसी ने जोड़ा या संयुक्त किया वो हाब्स है। और एक्सप्लेनेशन यहाँ अच्छा है, देख सकते हैं आप एक बार। हाब्स के समझौते में जनता आपस में जो संविदा करती है, समझौता करती है, उसमें शासक कोई पक्षकार नहीं है। मनुष्य एक दूसरे को वचन देते हैं कि मैं स्वयं अपना शासक होने का अधिकार छोड़कर इस मनुष्य या इस सभा को शासन का अधिकार सौंपता हूँ, लेकिन तुम भी वैसा ही करो। इस प्रकार जनता जो समझौता करती है या संविदा करती है, उससे एक निरंकुश राजतंत्र का जन्म होता है, जो पूर्ण रूप से प्रभुता संपन्न है या संप्रभु है, और उसके ऊपर कोई शर्त या बंधन नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है
ये आसान क्वेश्चन है। मार्क्सवादी सिद्धांत जो है क्या स्पष्ट करता है? तो चारों स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो ज़रूर आप सेलेक्ट कर लेंगे। सी सही आंसर है कि जो राज्य की उत्पत्ति है उत्पादन की शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई है। मार्क्स जो है ना वो राज्य को शोषण का साधन ही मानते हैं। आप एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए, अच्छा एक्सप्लेनेशन है। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किसी नैतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं हुई है, बल्कि ये एक कृत्रिम संस्था है जिसकी उत्पत्ति संपत्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा के लिए हुई है। राज्य एक ऐसी संस्था है जो एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का दमन करता है और शोषण करता है, इसी के लिए इसकी स्थापना की गई है। और इसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति व्यक्तियों का अधिकार बना रहता है। और यही कारण है कि जो मार्क्स है वो राज्य विहीन समाज की स्थापना की जो है वकालत करता है या समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, ऐतिहासिक जो उत्पत्ति का सिद्धांत है वही सर्वाधिक मान्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत जो है माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, विकासवादी सिद्धांत को जो है ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है तो ये कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत ने राज्य को एक क्रमिक विकास का जो है परिणाम माना है? तो ये ऐतिहासिक या विकासवादी ही होगा, दैवी नहीं होगा, शक्ति सिद्धांत में नहीं होगा। विकल्प हम बाकी के देख लेते हैं दो। और तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विकल्प डी जो है सही है, ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत जो है यही राज्य के क्रमिक विकास की जो धारणा है उसका समर्थन करता है। यहाँ पे आपने आंसर पहले ही देख लिया, क्वेश्चन फिर भी देख लेते हैं। राज्य की उत्पत्ति के नीचे दिए गए किस सिद्धांत को सर्वोत्तम माना गया है? तो विकासवादी सिद्धांत को सर्वोत्तम माना गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो सी सही आंसर हो जाएगा, विकासवादी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत कौन सा है? डी, सेम क्वेश्चन कई बार पूछा है फ्रेंड्स, विकासवादी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज है। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत जो है काल्पनिक नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, ऐतिहासिक जो सिद्धांत है ये कैसे राज्य का धीरे धीरे विकास हुआ उसके बारे में बात करता है, तो ये काल्पनिक नहीं है। तो आपका सही आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की विवेचना में जॉन लॉक ने समर्थन किया है। किसका समर्थन किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ये, सीमित राजतंत्र की अवधारणा का जॉन लॉक ने समर्थन किया है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है किस लिए? राजनीतिक निरंकुशतावाद को न्याय संगत ठहराने के लिए, न्यायिक अंग की सर्वोच्चता को न्याय संगत ठहराने के लिए, उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए। तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, उदार लोकतांत्रिक जो राज्य है उसको न्याय संगत ठहराने के लिए सामाजिक समझौते सिद्धांत का जो है उपयोग किया है लॉक ने। सही आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने कौन सा सिद्धांत जो है स्वीकार किया है? दैवी सिद्धांत को मनु ने स्वीकार किया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? दैवी सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, अपने सीमित रूप में उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा डी, अपने सीमित रूप में उपरोक्त सभी। ये तो आराम से आप कर लेंगे। ऐसे पूछता कि अगर ये डी वाला ऑप्शन नहीं देता तो सही आंसर सी हो जाता, विकासवादी सिद्धांत। पर अपने सीमित रूप में जो है राज्य की उत्पत्ति के बारे में सभी सही व्याख्या करते हैं, अतः सही आंसर जो है डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? विकासवादी सिद्धांत हम कई बार देख चुके हैं ऊपर। सी जो अपने सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैंने खुद मिस्टेक किया, डी ऑप्शन को बगैर पढ़े अपने सीमित रूप में उपरोक्त सभी। अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो सही आंसर सी होगा, अदरवाइज डी होगा, क्योंकि सीमित रूप में सभी जो है सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सामाजिक संविदा अर्थात सामाजिक समझौता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट का लेखक कौन था? तो रूसो थे। सही आंसर डी हो जाएगा, 44 का डी जो है सही आंसर है। सॉरी फ्रेंड्स, 54 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन आप चाहें तो देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, रूसो जो है किस देश का रहने वाला था? तो वो फ्रांस का रहने वाला था और उसने अपनी जो रचनाएं लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं, वो भी फ्रेंच भाषा में लिखा है रूसो ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा जो है किसने दी है? रूसो ने दी है। सही आंसर सी है। और क्यों दी है इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है इसका। इसने प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर क्यों कहा? एक साथ ही आदर्श भी कहा, बर्बर भी कहा। तो रूसो मानता है कि आदि मनुष्य का स्वभाव लगभग जो है पशुतुल्य निष्पाप था। पशुतुल्य मतलब ये नहीं कि वो आक्रामक था, क्रूर था, ऐसा था। पशुतुल्य निष्पाप था। वह स्वाभाविक रूप से निर्दोष था, नैतिकता के विचारों से रहित था। वो मतलब नैतिकता ऐसा नहीं कि अनैतिक था, नैतिकता के विचारों से रहित था, लेकिन सहज भावना से काम करने वाला एक बुद्धिहीन प्राणी था। तो इसीलिए उसने जो है प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को एक आदर्श बर्बर जो है कहा है, क्योंकि उसे उतनी समझ नहीं थी, चालाकी नहीं थी, धोखा करने जैसे इस तरह की उसके पास विवेक नहीं था, इसलिए आदर्श बर्बर कहा है रूसो ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि रूसो की सामान्य इच्छा का मतलब जो है क्या है? सामान्य इच्छा जो है कुछ खास इच्छाओं का योग है, किसी खास राजनीतिक समाज के व्यक्तियों की विचार युक्त इच्छाओं का योग है। उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित हो। वह शास्त्रीय अभिजात वर्ग की इच्छा है। तो सही इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। देख लेते हैं आंसर। हाँ, सी जो है इसका सही आंसर है। उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसमें उसका उद्देश्य जो है सामान्य हित निहित हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही जो आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा कि ये जो है सबकी इच्छा है। सबकी इच्छा नहीं होती है, बल्कि बहुमत की इच्छा होती है सभी लोगों के हित में, मैक्सिमम लोगों के हित में। तो इसमें सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूसो के लिए किसी सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, कानून को जो है सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति माना है रूसो ने। अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी फ्रेंड्स, आंसर तो मैंने पहले ही आपको सारे दिखा दिए। पहला जो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है 60 नंबर, सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रूसो ने किया। नहीं भी देखते आंसर तो आप बता देते। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। इस वाक्य का मतलब रूसो का आशय क्या है? इस वाक्य से रूसो का क्या आशय है? तो रूसो का ये आशय है कि बी जो है सही आंसर होगा। इन श्रृंखलाओं को या ये जो जंजीर हैं उनको जो है तोड़ दिया जाए। सही आंसर हो जाएगा बी। एक्सप्लेनेशन आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु वह फिर भी हर जगह बीड़ियों में जकड़ा हुआ है? तो ये रूसो का कथन है। फिर से वही सेम क्वेश्चन है। आदमी जन्म के वक्त आज़ाद है, बाद में हर जगह जंजीरों में जकड़ा है। रूसो का ये स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। फिर से सेम क्वेश्चन है, इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन चूँकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है इसलिए कई बार दिया है। अगला एक नया क्वेश्चन देखते हैं। किस राजनीतिक चिंतन ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को? तो ये जो है हाब्स ने लिखा है अपनी रचना में ऐसा, क्योंकि जिस समय हाब्स का जन्म हुआ उस समय बहुत ही युद्ध चल रहा था, डर का माहौल था चारों तरफ। तो इसीलिए हाब्स ने जो है अपनी रचना में ये लिखा है कि उसके मेरी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं मुझे तथा डर को, ऐसा हाब्स जो है कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया? ऐसा कांट ने किया। कांट को आप पढ़े होंगे तो स्टेटमेंट देखते ही और विकल्प देखते ही आप आंसर दे देंगे। स्टेटमेंट कह रहा है कि किसने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत और सामाजिक समझौते के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया? तो ऐसा जो है आंसर देख लेते हैं। कांट ने किया। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी। कांट जो है रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत में आस्था रखता है। वह केवल उन्हीं व्यक्तियों को स्वतंत्र मानता है जो नैतिक रूप से स्वतंत्र हों। नैतिक स्वतंत्रता जो है इस बात में निहित है कि शुभ इच्छा के अनुसार कार्य किया जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में जो है आलोचना की?
तो ये जो है सी हाब हाउस है। सॉरी फ्रेंड्स, जो सर हेनरी मैन हैं, इन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत को जो है घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि कह करके आलोचना की। सर हेनरी मैन ने, इन्होंने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत के जो है ये आलोचक थे और इसीलिए इन्होंने इसे घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में इसकी आलोचना की। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत पाए जाते हैं? राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत पाए जाते हैं। तो सही आंसर है आपका ये रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना। अगला क्वेश्चन है, राज्य के विकास में कौन से तत्व सहायक रहे हैं? तो रक्त संबंध हो गया, आर्थिक गतिविधियाँ, मनुष्य की सह सामाजिक प्रवृत्ति। तो सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगर एक से अधिक कथन सही हैं और आप वो दोनों कथनों में श्योर हैं और ऑप्शन में उपरोक्त सभी दिया है तो सही आंसर डी है। आप सभी जानते ही हैं इस बात को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि राज्य के विकास में मुख्य भूमिका जो है किसके द्वारा निभाई गई? तो इसमें सही आंसर यहाँ पे सी होगा। राज्य के विकास में रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना और आर्थिक गतिविधियों ने जो है भूमिका निभाई। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसमें जो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है जेम्स प्रथम ने जो है प्रतिपादित किया और राज्य का जो है समर्थन करने के साथ साथ महिमा मंडन भी किया। देखते हैं यहाँ जेम्स प्रथम के बारे में एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा। राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थक 17वीं सदी में स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम थे। इन्होंने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ मोनार्की में जो है राज्य का जो है प्रबल समर्थन किया और इन्होंने कहा कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। एक आप कथन हिगल का देखते हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है या पदयात्रा है, और अगर कहे जीवित प्रतिमाएं हैं तो ये जेम्स प्रथम का स्टेटमेंट है। तो ध्यान रखेंगे इसको, अच्छा स्टेटमेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। ये एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन से काफ़ी हेल्प मिलता है क्योंकि यहीं से न्यू क्वेश्चन जो है वो अराइज होते हैं, बन जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत जो है सबसे प्राचीन है, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे? दैवी सिद्धांत के समर्थक थे। सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, मनु राज्य की उत्पत्ति का, मनु का राज्य उत्पत्ति का सिद्धांत किस पे आधारित है? दैवी सिद्धांत पे आधारित है। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के राज्य के दैवी सिद्धांत में कितने देवता हैं? तो उपरोक्त में से कोई भी जो है सही आंसर नहीं है क्योंकि इसमें कौटिल्य ने इस तरह की कोई अवधारणा नहीं दी है। और जो 8 अगर सही होता, अगर कौटिल्य की जगह यहाँ मनु लिखा होता कि मनु के जो राज्य के दैवी सिद्धांत में कितने देवता हैं, तो हम मानते कि जो है 8 देवता है। यहाँ कौटिल्य है तो इसलिए उपरोक्त में से कोई कथन सही नहीं है। आप एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेंगे, बहुत ही सही रहता है। सामान्यतः कौटिल्य को राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत का समर्थक माना जाता है, ठीक है। और जिस प्रकार मनु ने राजा को 8 देवताओं के अंश से निर्मित माना है, उस प्रकार कौटिल्य ने राज्य को या राजा के निर्माण में दैवी भूमिका को माना ही नहीं है। तो क्वेश्चन ही गलत है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर कह रहा है कि मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? अप्रत्यक्ष रूप से वही क्वेश्चन है ऊपर वाला, तो सही आंसर डी हो जाएगा। 8 जो है देवताओं की शक्ति होती है राजा के पास मनु के अनुसार। सही आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजधर्म का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो सही आंसर डी हो जाएगा, मनु के द्वारा जो है राजधर्म का सिद्धांत दिया गया या दैवी सिद्धांत का जो है समर्थन किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 79 नंबर क्वेश्चन, चारों विकल्प देख लेते हैं। ये कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत नहीं मानता है। जो राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत है वो क्या नहीं मानता है? राजा लोग पृथ्वी पर जीवित प्रतिमाएं हैं, ये तो मानता ही है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी है, ऐसा भी मानते हैं। मतलब राजा का समर्थन करते हैं और राज्य का समर्थन करते हैं दैवी सिद्धांत वाले। अगला कह रहा है राज्य सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना की परिणाम है
और भी ऐसी कृतियाँ हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत इस बात में विश्वास नहीं करता कि राज्य जो है या सरकार या संस्थाएं मानवीय चेतना का परिणाम है। वो इसे जो है एक ईश्वर का, राजा को अत्यधिक महत्व देते हुए ईश्वर का अवतार मानता है, इस तरह की चीज़ें। तो सही आंसर इसमें सी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से कथन एक को, इसमें से एक कथन को कहा गया है और दूसरे को कारण कहा गया है। तो जो कथन है कह रहा है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सीधे लोकतांत्रिक विचार के विरोध पर स्थित रहता है। ये तो स्टेटमेंट सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या में सामान्य सहमति की भूमिका को निरस्त करता है। तो ये भी सही है। तो इसका दोनों ही कथन सही है। आंसर देख लेते हैं। तो ये 80 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर ए है। सही, दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 81 नंबर क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत क्या करता है? धर्म को राजनीति से मिलाता है। पहला स्टेटमेंट ही सही है। राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत है धर्म को राजनीति से मिलाता है और धर्म के नाम पे इसीलिए लोगों को डराता भी है और राज्य को जो है सर्वोच्च मानता है। इस तरह की चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये जो है विकासवादी सिद्धांत से संबंधित है। राजनीतिक चेतना के कारण जो है यदि राज्य की उत्पत्ति हुई तो ये विकासवादी सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है। सही आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। ये कथन जो है किसका है? तो बीनिंग एंड बीनिंग का है। अगर याद नहीं है तो याद कर लेंगे कि नागरिक शिक्षण का जो प्रमुख लक्ष्य है या नागरिक शास्त्र के शिक्षण का जो प्रमुख लक्ष्य है, क्यों पढ़ाया जाता है नागरिक शास्त्र, इसका लक्ष्य है अच्छे नागरिक और उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना। ये बीनिंग एंड बीनिंग का कथन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा कथन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है किसका? राज्य के स्वरूप का, राज्य की कार्यों का, राज्य की उत्पत्ति का, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर सी हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति का जो है सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है। एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत 17वीं और 18वीं सदी में सर्वाधिक लोकप्रिय था? तो सही आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक समझौता सिद्धांत। क्योंकि आप देखते हैं जो हाब्स लॉ रूसो हैं, या स्पेशली अगर आप रूसो को देखते हैं, लॉक को देखते हैं, जो 1688 की क्रांति है उससे जो है लॉक ने प्रेरणा ली, यानी 17वीं और 18वीं सदी में ये लोग थे। और ये पूछ रहा है सामाजिक समझौता सिद्धांत के लिए यही तीनों फेमस हैं, हाब्स लॉ और रूसो। तो कह रहा है 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो है सर्वाधिक लोकप्रिय कौन सा सिद्धांत था राज्य की उत्पत्ति के बारे में? तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। और नेट जेआरएफ के लिए ओनली नेट जेआरएफ को फोकस करके भी वीडियो जल्द ही लाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।